हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जीई का 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर का पीपल मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी बीकॉम में 7th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में जीई में पीपल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारी यूनिट्स के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस को इसमें हमने कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, माइंड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में कैसे सहायक है? माइंड मैनेजमेंट क्या होता है? माइंड मैनेजमेंट का मतलब होता है मन प्रबंधन, अपने मन को नियंत्रित करना। ठीक है, अपने मन को प्रबंधित करना। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, मानसिक ऊर्जा, दृष्टिकोण और एकाग्रता को इस प्रकार नियंत्रित करना और निर्देशित करना कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। ये होता है माइंड मैनेजमेंट। हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा मन ही बनता है। हमारा मन जो है वो हमें दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। हमारा मन जो है वो हमें प्रलोभन देता है कि हम मोबाइल चलाएं, रील्स देखें, ठीक है, या फिर अपना टाइम एंटरटेनमेंट में वेस्ट करें। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, अपने माइंड को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा एंड एक निर्देशन देना होगा अपने मन को। निर्देशन मतलब कि एक ऑर्डर देना होगा कि हमारा वो गोल है, हमें वो गोल अचीव करना है, तो हमें उस चीज़ में अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि अपने विचारों, भावनाओं, मानसिक ऊर्जा, दृष्टिकोण और एकाग्रता को नियंत्रित करना, मतलब भटकने से रोकना, नियंत्रित करना और निर्देशित करना, निर्देशन देना कि हमारा ये लक्ष्य है एंड इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तभी हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये मन को नकारात्मकता, तनाव, भय और भ्रम से मुक्त करके सकारात्मक, संतुलित और उत्पादक बनाए रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, माइंड मैनेजमेंट से हम अपने मन को नकारात्मकता से, तनाव से मुक्त कर सकते हैं, डर से, भ्रम से मुक्त कर सकते हैं अपने मन को और सकारात्मक बना सकते हैं। ठीक है, ईजी वर्ड्स में कहे, सरल शब्दों में कहे तो माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना, ना कि मन के नियंत्रण में आना। ठीक है, कुछ लोग मन के नियंत्रण में आकर अपना समय, जो दुर्लभ समय है, वो व्यर्थ करवा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, माइंड मैनेजमेंट के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता। ठीक है, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को हमें समझना होगा। ठीक है, कि हमारे विचार क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। ठीक है, हमें सेल्फ अवेयर होना है, अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने व्यवहार को समझना है। तो माइंड मैनेजमेंट का पहला तत्व यही है कि सेल्फ अवेयर बनो। मतलब ये देखो कि हमारा जो मन है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारा मन हमें भ्रमित कर रहा है? क्या हमारा मन हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोक रहा है? क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है? तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देखना है। ठीक है, फील करना है कि हमारा मन क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, कौन सी भावनाएं उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना है। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल मतलब कि हमें अपने मन को कंट्रोल में लेके आना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्रोध नहीं करना, तनाव में नहीं आना, डरना नहीं है और निराश नहीं होना। ठीक है, इन भावनाओं को हमें नियंत्रित करना है। ये जो यहाँ पे भावनाएं लिखी है, इन भावनाओं को हमें नियंत्रित करना है। फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाना है, एकाग्र बनना है और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। ठीक है,
हमें स्ट्रेस मैनेज करना है, अपने तनाव का प्रबंधन करना है, दबाव में भी हमें शांत और संतुलित रहना है। ठीक है, तो ये है माइंड मैनेजमेंट के कुछ तत्व, एलिमेंट्स। व्यक्तिगत सफलता में माइंड मैनेजमेंट की भूमिका क्या है, आइए देखते हैं। व्यक्तिगत सफलता में माइंड मैनेजमेंट की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, माइंड मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, जब हम अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक मानसिकता से व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है। बेहतर निर्णय क्षमता होती है हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। शांत और संतुलित मन से ही हम सही निर्णय ले पाते हैं। अगर आपका मन इधर उधर घूम रहा है, अगर आपका मन एक जगह पर फोकस्ड नहीं है, तो आप अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, तो बेहतर निर्णय लेने के लिए भी आपको अपने मन को शांत करना होगा। ठीक है, शांत और संतुलित मन से ही हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लक्ष्य प्राप्ति में सहायता। माइंड मैनेजमेंट से हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलती है। स्पष्ट सोच से हम लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं, ठीक है, और उनको पूरा कर पाते हैं। तनाव और चिंता में कमी आती है। मानसिक संतुलन से जीवन सुखद बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन, अब जब हम अपने माइंड को मैनेज कर पाते हैं तो हम सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हैं। ठीक है, मन पर नियंत्रण रखने से आदतें और व्यवहार सुधरते हैं। ठीक है, आप मन पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपकी आदतें बिगड़ जाएगी। आप अपना टाइम वेस्ट करने लगेंगे टीवी देखने में, रील्स देखने में। लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो आपकी हैबिट्स सुधर भी जाएगी। ठीक है, व्यावसायिक सफलता में माइंड मैनेजमेंट की भूमिका क्या है, तो व्यावसायिक सफलता में माइंड मैनेजमेंट की बहुत ही मुख्य भूमिका है। ठीक है, जैसे ये कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। कार्य दक्षता मतलब कि वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। अगर आपका मन एकाग्र है तो आप हर काम को बेहतर तरीके से कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ती है एकाग्र मन से, और गति भी बढ़ती है। ठीक है, बेहतर नेतृत्व क्षमता, हम भावनात्मक संतुलन से प्रभावी नेता बन सकते हैं, बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा खुद का मन कंट्रोल में होगा तभी तो हम दूसरों को गाइडेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो नेतृत्व क्षमता बेहतर होती है। कार्यस्थल पर बेहतर संबंध, अब सकारात्मक सोच से सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होगी, जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, तो हम क्या करेंगे, सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, अन्य लोगों का। तो सकारात्मक सोच से क्या होता है, सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ता है। कार्यस्थल पर हमारे संबंध सबसे बेहतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तनावपूर्ण परिस्थितियों में संतुलन। अब जब हमारा मन नियंत्रित होता है तो तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी हम संतुलित रह पाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाते, दबाव में भी निर्णय लेने की क्षमता बनी रहती है। ठीक है, समस्या समाधान में मदद मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल पाते हैं स्पष्ट सोच से। ठीक है, माइंड मैनेजमेंट की तकनीक क्या है, कैसे हम अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मेडिटेशन करके, ध्यान, सकारात्मक आत्मसंवाद, मतलब कि खुद से अच्छी अच्छी बातें करना कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। ठीक है, भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है, अच्छी अच्छी बातें बोलना अपने आप को। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करना भगवान को शुक्रिया बोलना। ठीक है, तो सकारात्मक आत्मसंवाद करके, लक्ष्य निर्धारित करके, ठीक है, कि मेरा लक्ष्य है, मुझे ये लक्ष्य पाना है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करके। ठीक है, अगर कई बार हमारा मन इसलिए भी बेचैन होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो गया होता है, हम सोचते हैं कि हमारा आज का दिन भी ऐसे ही चला गया, तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। ठीक है, हम टेंशन में आ जाते हैं कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो समय प्रबंधन करके भी, टाइम मैनेज करके भी हम अपने मन को खुश कर सकते हैं एंड अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण मतलब कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करके। ठीक है, कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करनी है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। माइंड मैनेजमेंट केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक उत्कृष्टता की आधारशिला है।
जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही तनाव, असफलता और चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति एनीवन, ठीक है, जो भी व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वो फिर तनाव, असफलता और चुनौतियों पर भी जीत हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये फायदे हैं माइंड मैनेजमेंट के। इससे व्यक्तिगत विकास भी होता है, व्यावसायिक उत्कृष्टता, मतलब कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी एक्सीलेंस आता है। उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस, हम अपना हर काम बेहतर कर पाते हैं, हर काम हम अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि माइंड मैनेजमेंट सफलता की कुंजी है। अगर हमें सफलता पानी है तो बस हमें क्या करना होगा, अपने माइंड को मैनेज करना होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम मैनेजमेंट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, समय चोर क्या होते हैं, टाइम रोबर्स किसे कहते हैं, एंड उनसे निपटने की रणनीति बताओ। तो आइए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है समय प्रबंधन। जैसे माइंड मैनेजमेंट का मतलब था मन को नियंत्रित करना, ऐसे टाइम मैनेजमेंट का मतलब है समय को नियंत्रित करना। अब समय को हम नियंत्रित तो नहीं कर सकते, समय को हमें करना होगा प्रबंधित। प्रबंधित मतलब कि हमें शेड्यूल बनाना होगा कि हमें किस टाइम क्या चीज़ करनी है। ठीक है, हमें समय को वेस्ट नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि लौटा हुआ समय दोबारा नहीं आता। आज की जो तारीख है वो दोबारा नहीं आएगी, सेम तारीख। जैसे आज मान लीजिए 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2025, तो 21 दिसंबर 2025 दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, 21 दिसंबर 2026 आ जाएगा, 21 दिसंबर 2027 आ जाएगा, लेकिन 21 दिसंबर 2025 दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम जब वो रिपीट नहीं होता, ठीक है, एक बार टाइम चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, समय का योजनाबद्ध, प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग करना है। योजनाबद्ध मतलब कि योजना बना के कि हमें किस टाइम पे क्या करना है, प्रभावी तरीके से हमें समय का उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है, मतलब वेस्ट नहीं करना। व्यक्ति अपने लक्ष्य, कार्यों और जिम्मेदारियों को तभी समय पर कर पाएगा बेहतर गुणवत्ता के साथ। अगर आपको अपने लक्ष्य, अपने कार्य, जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना है बेहतर गुणवत्ता के साथ, तो हमें टाइम मैनेज करना होगा। ये केवल समय को नियंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को समय के अनुसार व्यवस्थित करने की कला है। ठीक है, ये कला है जिसके द्वारा हम खुद को समय के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहे तो सही काम सही समय पर सही तरीके से करना ही टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, अपने काम को प्राथमिकता देना, कि हम पहले काम को प्राथमिकता दें, फिर अपना दूसरा जो भी हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स है उसकी तरफ हम तब बढ़े जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका हो सारा। ठीक है, पहले कार्यों को प्राथमिकता देनी है, फिर एंटरटेनमेंट को। अनावश्यक तनाव से बचना है। ठीक है, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम यूज़लेस चीज़ें सोचते हैं, तनाव लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अनावश्यक तनाव नहीं करना। उत्पादकता बढ़ानी है अपनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें हर रोज़ काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, समय की बर्बादी रोकनी है, एंड कार्य जीवन संतुलित बनाए रखना है। ठीक है, तो ये है टाइम मैनेजमेंट के उद्देश्य। टाइम मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक है, आइए अब देखते हैं समय चोर यानी कि टाइम रोबर्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइम रोबर्स वे आदतें, गतिविधियां या परिस्थितियां होती है जो कि अनजाने में हमारा समय नष्ट कर देती है। ठीक है, और हमारी उत्पादकता को कम कर देती है। जैसे आज के टाइम में टाइम रोबर कौन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गई, तो ये क्या है, टाइम रोबर्स हैं। अगर आप एक बार इनके चंगुल में आ गए तो आपका सारा टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कई तरीके के टाइम रोबर्स की बात हो गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत टाइम रोबर्स। एग्ज़ाम में अब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक तो नहीं लिख के आ सकते, तो आपको सिस्टमेटिक वे में अपना आंसर देना होगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में अगर हम देखें तो प्रमुख टाइम रोबर्स क्या है, सबसे पहले आता है व्यक्तिगत टाइम रोबर। ठीक है, जो कि हर व्यक्ति का खुद का होता है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, कल कर लूँगा, ठीक है, परसों कर लूँगा, जो भी काम है वो हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, हर काम को टालना।
टाल मटोल करना, ठीक है, ये भी एक टाइम रोबर है। इससे हम वो काम कर नहीं पाते, बस हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करना, बिना योजना के काम करना, ठीक है। योजना बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी काम की सफलता चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्रैक करना है तो आपको योजना बनानी पड़ेगी पहले। योजना के बिना अगर आप तैयारी करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है। मल्टीटास्किंग मतलब कि हमें मल्टीटास्किंग में नहीं जाना, हमें एक काम में बेहतर करना है, ठीक है। तो मल्टीटास्क जब हम करते हैं, एक टाइम पर अगर आप 4 चीज़ें कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ भी गए हैं, साथ में आप टीवी भी देख रहे हैं, साथ में आप खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, साथ में आप बोल भी गए, सामने वाले से बात भी कर रहे हैं, तो ये हो गया मल्टीटास्किंग। एक टाइम पे 4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो एक भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। इससे बढ़िया है आप एक भी चीज़ ना करो, ठीक है। तो बेशक एक टाइम पे एक चीज़ करो, लेकिन उसमें अपना पूरा पोटेंशियल लगाओ। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा पोटेंशियल उसी में लगाओ। तो मल्टीटास्किंग भी एक टाइम रोबर है, ठीक है। नकारात्मक सोच और असमंजस, खुद पर डाउट करना, असमंजस मतलब खुद पर डाउट करना, ठीक है। नकारात्मक सोच भी हमें नहीं रखनी। अब कुछ टाइम रोबर्स होते हैं जो कि कार्यस्थल से जुड़े होते हैं, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स। कई बार क्या होता है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे हर रोज़ मीटिंग ही मीटिंग होती रहती है, मीटिंग भी बिल्कुल फालतू की, ठीक है। बार बार व्यवधान, बार बार फ़ोन को लाना, ईमेल आना, ठीक है। अस्पष्ट निर्देश, खराब कार्य वितरण, ठीक है। काम जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको काम दे दिया जो उस काम को कर ही नहीं सकता, ठीक है, या जो बहुत ही स्लो है उस काम में, तो वो बहुत टाइम लगाएगा वो काम करने में, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा है, टाइम वेस्ट होता है। अत्यधिक पेपर वर्क। संगठनात्मक टाइम रोबर्स कौन से होते हैं, जो संगठन में होते हैं, ठीक है। संगठन में क्या क्या टाइम रोबर्स होते हैं, जैसे कमज़ोर निर्णय प्रक्रिया, ठीक है, बार बार नीतियाँ बदलना, नौकरशाही विलंब, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बहुत टाइम लेती है नीतियाँ लागू करने में, ठीक है। नीतियाँ बन जाती है, लागू होने में कई वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। तकनीकी समस्या, जैसे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं, कई लोग हैं जो भरने जाते हैं, फिर सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो तकनीकी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से उनका फॉर्म फिल ही नहीं हो पाता। तो ये भी बहुत ही बड़ी समस्या है, तकनीकी समस्या भी, ठीक है। इससे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। जो फॉर्म सिर्फ 5 मिनट में भरा जा सकता है वो भरने में 1 घंटा लग जाता है अगर सर्वर डाउन हो जाए तो, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं टाइम रोबर्स से निपटने की रणनीति क्या होती है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए हम टाइम रोबर्स से निपट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है प्राथमिकता निर्धारण। हमें प्राथमिकता तय करनी है कि हमें कौन सा काम पहले करना है। अर्जेंट काम क्या है एंड इम्पोर्टेंट काम क्या है, इसकी हमें पहचान करनी है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फ़र्क होता है। अर्जेंट वो होता है जो हमें उसी टाइम करना है, एट टू टाइम। इम्पोर्टेंट जो हमें ज़रूर करना है लेकिन हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट की हमें पहचान करनी है, ठीक है। ईज़ेनहोवर मैट्रिक्स का उपयोग करना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। योजना और समय सारणी हमें बनानी है। योजना और समय सारणी मतलब कि हमें टाइम टेबल बनाना है, प्लानिंग करनी है, ठीक है। हमें टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आज के दिन में करनी है। हर रोज़ आपको टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि आज के दिन मैं ये चीज़ें कंप्लीट करूँगा, ठीक है, या करूँगी। तो टू डू लिस्ट बनानी है। दैनिक भी हो सकती है, एवरीडे, साप्ताहिक भी हो सकती है कि आप हफ्ते में एक दिन बनाएं कि इस पूरे हफ्ते में मैं ये काम पूरे करूँगा, तो वो साप्ताहिक भी हो सकती है, दैनिक भी हो सकती है, ठीक है। मासिक तो ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है, मासिक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे 1 महीने तक का काम, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो दैनिक और साप्ताहिक बनाना ही सही है, ठीक है, अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो। टाल मटोल पर नियंत्रण करना है। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना है। डेडलाइन तय करनी है कि ये लास्ट डेट है, इस डेट से पहले पहले मुझे ये काम करना ही करना है, या ये लास्ट टाइम है, इस टाइम से पहले, इतने बजे से पहले मुझे काम करना है। आज 12 बजे से पहले मुझे काम करना है, आज 10 बजे से पहले मुझे काम करना है, ठीक है। तो डेडलाइन सेट करनी है। व्यवधानों को सीमित करना है। फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं
पढ़ रहे हैं फ़ोन से तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन, फेसबुक, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कर दो। निश्चित समय पर ईमेल और कॉल चेक करना, पूरा दिन आपको ईमेल कॉल पे नहीं लगेगा ना, निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ही उसको चेक करना है। प्रभावी मीटिंग प्रबंधन करना, स्पष्ट एजेंडा, समय सीमा निर्धारित करना कि मीटिंग, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मीटिंग हो गई है तो कितने घंटे होगी, ये तय करना, समय सीमा निर्धारित करना। आत्म अनुशासन और एकाग्रता, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक के जरिए आत्म अनुशासन और एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। एक समय में एक ही काम करना, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है कि आप ये निर्धारित करें कि मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, ठीक है। मान लो आपको पढ़ना है तो आप ये निर्धारित करें कि 25 मिनट मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। अब जब आप ब्रेक लेंगे उस टाइम पर आप अपने फालतू के काम करिए, जैसे इंटरनेट देखना, इंस्टाग्राम वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, कॉल ईमेल चेक करना चाहते हैं तो वो कर लिया, थोड़ा घूमाए, ठीक है, हाथ पैर सीधे कर लिए, पानी वगैरह पी लिया, कुछ खा पी लिया। तो ये काम आपका एक्स्ट्रा काम उन 5 मिनट में करने जो आपका ब्रेक होगा। तो ये होती है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। आधा घंटा या 25 मिनट या 40 मिनट आप अपना काम करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर काम, फिर ब्रेक, ठीक है। इससे आपको अलकस भी नहीं आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे एंड आपका माइंड भी फ्रेश होता रहेगा, ठीक है। ना कहना सीखना है, अनावश्यक कार्यों और अनुरोधों से बचने का प्रयास करना है। टाइम मैनेजमेंट के लाभ क्या है, हमारे कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है, ठीक है। मतलब वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, टेंशन कम होती है हमारी, लक्ष्य समय पर प्राप्त कर पाते हैं हम, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। बेहतर कार्य जीवन संतुलन हम कर पाते हैं, बेहतर तरीके से हम अपने कार्य को, अपने जीवन को संतुलित कर पाते हैं। जब हमारा समय संतुलित होगा तो हम अपने जीवन को भी संतुलित कर पाएंगे। निष्कर्ष देखिए, टाइम मैनेजमेंट जीवन की एक आवश्यक कौशल है। यदि टाइम रोबोट्स की पहचान कर उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाए तो सीमित समय में भी अधिक और बेहतर काम किया जा सकता है। समय का सही प्रबंधन ही सफलता का सही मार्ग है, ठीक है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्यभार नियोजन मतलब कि प्लानिंग वर्कलोड क्यों आवश्यक है। प्रभावी कार्यभार नियोजन के चरणों की व्याख्या कीजिए। तो प्लानिंग वर्कलोड क्या होता है, कार्यभार नियोजन क्या होता है, आइए देखते हैं। कार्यभार नियोजन से आशय है किसी व्यक्ति या टीम के पास उपलब्ध समय, संसाधन और क्षमताओं के अनुसार कार्यों का पूर्व नियोजन करना, उचित वितरण करना, क्रमबद्ध व्यवस्था करना, ताकि कार्य समय पर कुशलता से और बिना अनावश्यक दबाव के पूरा हो सके, ठीक है। तो ये यही है कार्यभार नियोजन, मतलब कि काम को, वर्कलोड को डिवाइड कर देना, ठीक है, क्षमता के आधार पर कि किस व्यक्ति में क्षमता है ये काम करने की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या टीम के पास जो भी टाइम है, संसाधन है, क्षमता है, उनके अनुसार कार्यों का नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि क्या क्या काम किया जाएगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए क्या क्या काम किया जाएगा, इसकी प्लानिंग की जाती है। हर काम को बांटा जाता है हर व्यक्ति में क्षमता के आधार पर, ठीक है, ताकि समय पर काम पूरा हो जाए, कुशलता से पूरा हो जाए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे जो इवेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, इवेंट मैनेजर क्या करते हैं, ये बड़े बड़े इवेंट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, इवेंट्स को करवाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स को, चाहे वो शादी का इवेंट हो, चाहे वो भागवत कथा का इवेंट हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पे जहाँ पे भी इवेंट होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है। एंड उस इवेंट में जो जो काम है उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। क्षमताओं के आधार पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम, कोई ना कोई वर्क अलॉट कर देते हैं, ठीक है, ताकि टाइम जो है वो बचे, टाइम सेव हो एंड समय पर कुशलता से सारा काम हो जाए, ठीक है। तो यही होता है वर्कलोड प्लानिंग। कार्यभार नियोजन बहुत आवश्यक है।
कार्य कुशलता बढ़ती है इससे। सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपने से उत्पादकता बढ़ती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको खाना बनाना नहीं आता एंड उसको खाना बनाने का काम दे दिया जाए कि तुम्हें इस इवेंट में खाना बनाना है, तो क्या कर पाएगा? ठीक है, यूट्यूब से देख के खाना बनाएगा तो टाइम भी लगेगा उसको एंड अच्छा भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सही व्यक्ति को सही काम सौंपना सबसे ज़रूरी है, तभी उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, तनाव और थकान कम करने के लिए भी ये मदद करता है। कार्यभार नियोजन से तनाव और थकान भी कम होती है। अगर एक ही व्यक्ति हर काम करेगा तो वो थक जाएगा, तनाव हो जाएगा उसको। ठीक है, संतुलित कार्यभार से मानसिक और शारीरिक दबाव भी कम होता है। समय पर लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। कार्यों की समय सीमा तय होने से देरी नहीं होती। संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। समय संसाधन, मानव संसाधन और तकनीक का प्रभावी उपयोग संभव हो पाता है। ठीक है, कार्यभार नियोजन से बेहतर उपयोग कर पाते हैं हम समय का और संसाधनों का और तकनीक का। इसके अलावा ये स्पष्ट कार्य वितरण से भ्रम और टकराव भी कम होते हैं। ठीक है, टीम समन्वय और जवाबदेही बढ़ती है। टीम मतलब कि जो समूह है लोगों का, उसमें कोऑपरेशन बढ़ता है, समन्वय बढ़ता है और जवाबदेही बढ़ती है। ठीक है, कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अनावश्यक ओवरवर्क से भी बचाव होता है। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, प्रभावी कार्यभार नियोजन के चरण क्या होते हैं? सबसे पहले कार्य की पहचान करनी होती है। कार्य और जिम्मेदारियों की सूची बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नियमित और विशेष कार्यों को अलग करना होता है कि नियमित काम कौन से हैं जो हर रोज करने हैं, विशेष काम कौन से हैं जो किसी एक दिन करना है। ठीक है, इनको अलग करना होता है। उसके बाद प्राथमिकता निर्धारण करनी होती है। कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, इस श्रेणी में काम को बांटा जाता है। समय संवेदनशील कार्यों को पहले रखा जाता है। वो कार्य जो कि एक निश्चित समय में पूरे करने हैं उनको पहले रखा जाता है प्रायोरिटी में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभावी कार्यभार नियोजन होता है। उसके बाद समय और संसाधन का आकलन किया जाता है कि ये काम करने में कितना समय लगेगा, कितने संसाधन लगेंगे एंड जो संसाधन लगेंगे वो उपलब्ध है या नहीं, इन सब की जांच की जाती है। ठीक है, कार्य वितरण किया जाता है। उसके बाद व्यक्ति की क्षमता, कौशल और अनुभव के आधार पर कार्य सौंपा जाता है हर व्यक्ति को। ठीक है, किसी व्यक्ति की क्षमता क्या है, कौशल क्या है, इस आधार पे और अनुभव कितना है उसको उस काम को करने का, इस आधार पे काम उसको दिया जाता है, सौंपा जाता है। ये समान और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, समय सारणी बनाई जाती है, मतलब टाइम टेबल, दैनिक और साप्ताहिक कार्य योजना बनाई जाती है कि प्रतिदिन क्या काम किया जाएगा और सप्ताह में क्या काम किया जाएगा। डेडलाइन तय की जाती है कि ये काम करने की अंतिम अवधि क्या है या अंतिम समय क्या है। ठीक है, जिसके बाद ये काम आप नहीं कर सकते, तो डेडलाइन तय कर दी जाती है। निगरानी और समन्वय, कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है कि काम हो रहा है या नहीं। टीम के बीच संवाद बनाए रखा जाता है। लचीलापन और समायोजन, मतलब कि आकस्मिक परिस्थितियों में योजना में बदलाव किया जाता है। तो लचीलापन होना चाहिए कार्यभार नियोजन में। ठीक है, अगर लचीलापन नहीं होगा तो आकस्मिक परिस्थितियों में योजना में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो लचीलापन होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, कार्यभार का पुनः संतुलन करना पड़ता है। ठीक है, मूल्यांकन और फीडबैक, कार्य पूर्ण होने के बाद समीक्षा की जाती है। ठीक है, समीक्षा कैसे की जाती है कि ये जो काम है इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, काम पूरा होने के बाद ये समीक्षा की जाती है कि ये जो हमने वर्कलोड प्लान किया था इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। ठीक है, भविष्य में सुधार के लिए भी सीख मिलती है। आइए अब देखते हैं कार्यभार नियोजन के लाभ क्या हैं। तो इससे कार्य गुणवत्ता बेहतर होती है, तनाव में कमी आती है, समय और लागत बचती है। ठीक है, कर्मचारी संतुष्ट होते हैं। संगठनात्मक प्रदर्शन जो है उसमें सुधार आता है। ठीक है, संगठन जो है उसका प्रदर्शन इम्प्रूव होता है। निष्कर्ष देखिए, कार्यभार नियोजन व्यक्तिगत प्रभावशीलता और संगठनात्मक सफलता दोनों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि कार्यों को सही ढंग से योजनाबद्ध और वितरित किया जाए तो सीमित संसाधनों में भी अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्टिव लिसनिंग क्या है, इसके घटक, बाधाएं और कार्यस्थल में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का अर्थ होता है सुनने की वह प्रक्रिया जिसमें श्रोता पूरे ध्यान, रुचि और समझ के साथ वक्ता की बातें सुनता है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो श्रोता होता है वो पूरे ध्यान से, पूरी रुचि के साथ, समझ के साथ बोलने वाले की यानी कि वक्ता की बातें सुनता है। ठीक है, जो श्रोता होता है, सुनने वाला जो है वो वक्ता की बातें सुनता है पूरे ध्यान से, रुचि लेकर, समझ कर, एंड उसके भाव, उद्देश्य और अर्थ को समझने का भी प्रयास करता है। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ एंड आप लोग एक्टिव लिसनर अगर होंगे तो आप, मैं जो भी बोल रही हूँ वो पूरे ध्यान से सुन रहे होंगे, रुचि के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, एंड समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ये होती है एक्टिव लिसनिंग की प्रक्रिया। हर जगह एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आपका जो बिजनेस है वो हो। ठीक है, चाहे वो आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो हो, हर जगह पर एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एंड एक्टिव लिसनिंग जो है इसमें व्यक्ति जो है वो सुनने के साथ साथ जो बात कही गई है उसके भाव, उद्देश्य और अर्थ को भी समझने का प्रयास करता है एंड उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। ठीक है, जैसे आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ये केवल शब्द सुनना नहीं बल्कि संदेश को समझना होता है। संदेश समझा भी जाता है, उसको आत्मसात भी किया जाता है। ठीक है, सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया भी दी जाती है। तो ये सब एक्टिव लिसनिंग में शामिल होता है। एक्टिव लिसनिंग में मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सुन भी गए हैं, जो कहा जा रहा है उसको समझ भी गए हैं एंड उस पर प्रतिक्रिया भी दे गए हैं। ठीक है, वो होती है एक्टिव लिसनिंग। अगर आप सुन तो गए हैं लेकिन समझ नहीं गए, प्रतिक्रिया नहीं दे गए, तो वो हो जाएगी पैसिव लिसनिंग। ठीक है, मतलब कि निष्क्रिय श्रवण। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सक्रिय श्रवण। हिंदी में नोट कर लीजिएगा, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय श्रवण। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग मैंने यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ किया ताकि आपको सिलेबस से आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ। सिलेबस में एक्टिव लिसनिंग दिया हुआ है तो इसलिए। ठीक है, तो आइए प्रमुख घटक देख लेते हैं एक्टिव लिसनिंग के। ध्यानपूर्वक सुनना मतलब अटेंटिव लिसनिंग। वक्ता की बात पर पूरा ध्यान देना, बीच में बाधा ना डालना, ये होती है एक्टिव लिसनिंग। पहला घटक क्या है? ध्यानपूर्वक सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में बाधा ना डालना। ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसको बीच में टोकना नहीं है, पहले उसकी बात पूरी होने देनी है। ठीक है, मौखिक संकेत। अब इसमें मौखिक संकेत भी शामिल है। मान लीजिए आपकी मम्मी आपको कुछ बता रही है, कुछ बोल रही है आपसे, तो आप मौखिक संकेत देंगे, साथ साथ में बोलेंगे हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। इन शब्दों का उपयोग करके आप रिप्लाई दे सकते हैं, साथ साथ में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि वो जो बोल गए हैं आप उनकी बात समझ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पष्ट प्रश्न पूछना भी इसमें शामिल है मौखिक संकेत में। ठीक है, ये भी एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है अमौखिक संकेत। इसमें क्या है? आंखों से आपको देखना है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको देखना है। ठीक है, सिर हिलाना है, जो व्यक्ति बता रहा है उसमें आप सिर हिलाकर भी जवाब दे सकते हैं अगर बोलना नहीं चाह रहे तो। ठीक है, सही मुद्रा में बैठकर। मान लीजिए आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं एंड आप डेस्क पर हेड डाउन करके लेट जाएं। ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि आप एक्टिव लिसनर नहीं है, आप सुन नहीं गए, तो सही मुद्रा होनी भी ज़रूरी है। ठीक है, सहानुभूति मतलब वक्ता की भावना को भी समझना है, उसके दृष्टिकोण का भी सम्मान करना है। प्रतिक्रिया और पुनर्पुष्टि, बात को अपने शब्दों में दोहराना है। ठीक है, एंड गलत फहमियों को तुरंत स्पष्ट करना है। कई बार गलत फहमी हो जाती है, गलत फहमी नहीं होने देनी, गलत फहमियों को दूर करना है। एक्टिव लिसनिंग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? शारीरिक बाधा आती है। ठीक है, फिजिकल बैरियर बोलते हैं जिसे। तो शारीरिक बाधाओं में है शोर शराबा। मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, ठीक है, एंड पीछे से आवाज़ आने लग जाए। ठीक है, तो अगर शोर शराबा होगा तो आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट जाएगा। ऐसे अगर आप
स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, एकदम से शोर होने लग जाए, ठीक है, एकदम से ढोल की आवाज़ आने लग जाए, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड आपको टीचर की आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, साथ में टीचर की आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो शोर शराबा ये भी शारीरिक बाधा है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग में बाधा आती है इससे। थकान या असहज वातावरण, अगर आप बहुत थके हुए हैं एंड आपको कोई बोले कि पढ़ लो अब कॉलेज में जाके, ठीक है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। या जब हम थकान में होते तो सामने वाले की बातें हमें समझ में नहीं आती, तो वही बात है यहाँ पे, थकान या असहज वातावरण ये भी शारीरिक बाधा ही है, ठीक है। मानसिक बाधाएं, मानसिक बाधाओं में शामिल है पूर्वाग्रह है, ठीक है, ध्यान भटकना, पहले से निष्कर्ष निकाल लेना, बिना सुने आप पहले से निष्कर्ष निकाल गए हैं, तो वो भी एक मानसिक बाधा है, एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करती है, ठीक है। कई बार कोई कुछ बोलता है, हमारा ध्यान भटकने लगता है, ठीक है, तो ये भी मानसिक बाधा है। भावनात्मक बाधा क्या है? एकदम से क्रोध आ जाना, भय या तनाव, असहमति की भावना, ठीक है। जब आपको एकदम से क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, आप क्रोध आने पर सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग उससे अफेक्ट हो गई है, ठीक है। संचार संबंधी बाधा होती है, जटिल भाषा, कोई अगर आपको संस्कृत में बात कर रहा है आपसे, या आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता एंड कोई आपको इंग्लिश में लेक्चर देने लग जाए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये है संचार संबंधी बाधा, ठीक है। समझ भी आप तभी पाएंगे जब आपकी भाषा में कोई समझाएगा तो, या कुछ आपकी भाषा में कोई बोलेगा तो। अगर कोई आप मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, कोई बिहारी भाषा में बोलने लग जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अस्पष्ट संदेश, मान लीजिए कोई बोल रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा कि क्या बोला सामने वाले ने, ठीक है, समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये भी एक बाधा है संचार संबंधी। एक तरफा संवाद, ठीक है। तकनीकी बाधा क्या होती है? मोबाइल फ़ोन में एकदम से रेंज चली जाए तो आवाज़ नहीं आती कई बार, ठीक है, ईमेल और नोटिफिकेशन बंद हो जाए, तो ये तकनीकी बाधा है। कार्यस्थल में एक्टिव लिसनिंग का महत्व क्या है? तो प्रभावी संचार होता है, इससे स्पष्ट और दो तरफा संवाद संभव हो पाता है, ठीक है, दोनों लोग स्पष्ट रूप से अच्छे से बात कर पाते हैं। टीम वर्क और सहयोग को ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग से टीम वर्क बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, कर्मचारियों के बीच विश्वास और समन्वय बढ़ता है, बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, ठीक है, सभी दृष्टिकोण समझ में आने से सही निर्णय लिए जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए हम बेहतर निर्णय भी ले सकते हैं, बेहतर निर्णय निर्माण किया जा सकता है एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए, ठीक है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति की बात अच्छे से सुन गए हैं तो हम निर्णय ले सकते हैं बेहतर, ठीक है। आपके कॉलेज वालों ने भी बताया होगा, आप जिस भी कॉलेज में हैं, कि आपको 4th ईयर करना चाहिए या नहीं, या किसी ने तो बताया होगा कि 4th ईयर आपको करना चाहिए या नहीं, तो पहले आपने सुना होगा, पहले आपने एक्टिव लिसनिंग की होगी, अच्छे से सुना होगा कि 4th ईयर करेंगे तो ये फ़ायदा होगा या वो फ़ायदा होगा, ठीक है, तब आपने बेहतर निर्णय लिया। तो बेहतर निर्णय भी आप तभी ले सकते हैं जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, सामने वाले को बेहतर तरीके से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। संघर्ष समाधान, अगर हम अपने संघर्षों का समाधान करना चाहते हैं, समस्याओं और शिकायतों को समझकर समाधान निकालना चाहते हैं, तो हमें एक्टिव लिसनिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग से समस्या और शिकायतों को हम समझ सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। दो लोग आपके पास लड़ते हुए आए अपनी समस्या लेकर, ठीक है, तो आप पहले उनकी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ध्यान से उनकी बात नहीं सुनते तो आप समाधान भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होती है एक्टिव लिसनिंग से। नेता कर्मचारियों की भावनाओं और सुझावों को समझ पाते हैं। कर्मचारी संतुष्टि और प्रेरणा, कर्मचारियों को जब हम सुनते हैं, जब एक्टिव लिसनिंग करते हैं, चाहे वो कर्मचारी ही क्यों ना बोल रहा हो हमसे कुछ, तब भी हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है। मान लीजिए आप एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओनर है, एंड आपका एम्प्लॉई कर्मचारी आपके पास आता है, कुछ बोलता है, तो भी आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है, उसकी बात ध्यान से सुननी है और समझनी है। इससे क्या होगा, उसको खुशी होगी, वो सोचेगा कि मेरी बात भी सुनी जा रही है, ठीक है, उसको संतुष्टि होगी, प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। कार्य निष्पादन में भी सुधार आता है, गलत फहमियाँ कम होती है, कार्य गुणवत्ता बढ़ती है, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग से। एक्टिव लिसनिंग जो है ये प्रभावी संचार की आधारशिला है। कार्यस्थल में इसकी उपेक्षा से गलत फहमियाँ, संघर्ष और असंतोष बढ़ सकते हैं।
जबकि इसके प्रभावी प्रयोग से सकारात्मक कार्य संस्कृति और उच्च प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है, संस्कृति और उच्च प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। एंड ये एक कौशल नहीं है बल्कि एक व्यावसायिक आवश्यकता भी है। अगर आप अपना व्यवसाय भी डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो भी एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है पीपल मैनेजमेंट की मूल अवधारणा और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आपके जो सब्जेक्ट का नाम है उसी पे क्वेश्चन आ गया, पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी मूल अवधारणा क्या है, इसका महत्व क्या है। पीपल मैनेजमेंट की मूल अवधारणा और इसका महत्व, आइए देखते हैं। पीपल मैनेजमेंट का मतलब है जन प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन करना, ठीक है, लोगों को मैनेज करना। इसका मतलब है संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार, क्षमता, प्रेरणा, संबंधों और प्रदर्शन को इस प्रकार नेतृत्व, मार्गदर्शन और समन्वय करना कि व्यक्तिगत लक्ष्य और संगठनात्मक लक्ष्य एक दूसरे के अनुरूप हो जाए, ठीक है। मतलब जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं, एनीवन जो भी संगठन में काम कर रहा है, उनके व्यवहार, क्षमता, उनके प्रेरणा, उनके संबंध और उनके प्रदर्शन को नेतृत्व देना, मार्गदर्शन देना, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं संगठन में, उनको बताना कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको अपनी क्षमताओं को और भी ज़्यादा विकसित करना है, ठीक है, कि उनके काम में और भी ज़्यादा उत्कृष्टता आए। उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस आए, वो और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके। तो कर्मचारियों को वो नेतृत्व देना, गाइडेंस देना, ठीक है, लीड करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सब पीपल मैनेजमेंट में शामिल होता है। ये केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि लोगों को समझने, उनसे जुड़ने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की भी कला है, ठीक है। सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन से या संगठन से नहीं जुड़ा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन के लोगों के लिए ही है पीपल मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, नहीं। पीपल मैनेजमेंट सिर्फ प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि इसका मतलब है लोगों को समझना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई हमारी फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, लोगों को समझना, उनसे जुड़ना, उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की कला होती है पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। पीपल मैनेजमेंट मतलब लोगों के साथ काम करना, लोगों के माध्यम से काम करवाना, लोगों को महत्व देना, ठीक है। इसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं, व्यवहार की समझ, मतलब इसमें लोगों के व्यवहार को समझा जाता है, व्यक्तियों की ज़रूरतें, भावनाएं और अपेक्षाएं समझी जाती है कि जो भी व्यक्ति है हमारे आसपास या हमारे संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी नीड्स क्या है, ठीक है, ये समझना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हमारे पास, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको प्रेरणा दी जाती है। कर्मचारी अगर काम करते हैं हमारे संगठन में, उनको आंतरिक और बाह्य रूप से प्रेरित किया जाता है। आंतरिक रूप से प्रेरित करना कैसे करेंगे हम, आंतरिक रूप से प्रेरित उनको खुशी देकर, उनको मोटिवेट करके, प्रेरणा देकर। एंड बाह्य रूप से हम कैसे प्रेरित करते हैं, उनको सैलरी टाइम पर देकर, ठीक है, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करके। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो उसको छुट्टी दे दी, किसी को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, नीड है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ठीक है। एंड सैलरी सबको टाइम पर देना, अच्छी सैलरी देना, जो उनकी मेहनत है उसी के हिसाब से उनको सैलरी देना, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेरणा दें लोगों को, इससे भी हम बेहतर तरीके से पीपल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संचार, स्पष्ट बातचीत करके, दो तरफा बातचीत, तो ऐसा नहीं हो कि हम बोल गए हैं, सामने वाला बस सुन रहा है, ठीक है, हम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दो तरफा होनी चाहिए बातचीत, प्रभावी संवाद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेतृत्व। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, दिशा देना कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना, ठीक है। विश्वास बढ़ाना, उदाहरण प्रस्तुत करना। तो हमें बेहतर नेतृत्व करना है, अच्छे से लीड करना है अपने आसपास के लोगों को, उनका अच्छे से नेतृत्व करना है, उनको विश्वास देना है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको गाइडेंस देनी है, ठीक है। जैसे आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको क्या करना चाहिए आगे, आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। कौन से कॉलेज से उन्हें पढ़ना चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये होता है नेतृत्व, ठीक है। एंड ये भी पीपल मैनेजमेंट का ही एक तत्व है। नेक्स्ट है टीम वर्क और सहयोग, सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना, ठीक है।
एक दूसरे का सहयोग करना, मदद करना एक दूसरे की। प्रदर्शन प्रबंधन मतलब कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, लक्ष्य निर्धारण करना कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल क्या है। फीडबैक देना और मूल्यांकन करना। ठीक है, आइए देखते हैं पीपल मैनेजमेंट का महत्व क्या है। तो इससे क्या होता है, इससे संगठनात्मक प्रदर्शन में वृद्धि होती है। प्रेरित कर्मचारी जो है वो बेहतर गुणवत्ता और उत्पादकता देते हैं। जब हम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं या अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, गुणवत्ता और उत्पादकता उनकी बढ़ती है, संगठन की प्रदर्शन में वृद्धि होती है, संगठनात्मक प्रदर्शन में वृद्धि होती है। तो पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व है कर्मचारी संतुष्टि और जुड़ाव। ठीक है, लोगों को महत्व मिलने से संगठन के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है, लोग जो है वो संतुष्ट होते हैं हमसे एंड लोगों का एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है हमसे। ठीक है, प्रभावी टीम निर्धारण, इसमें क्या है, विविध व्यक्तियों को एकजुट करके लक्ष्य उन्मुख टीम बनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग लोगों को एकजुट करके एक टीम बनाई जाती है। वो सभी लोग जिनका एक कॉमन गोल हो वो अपनी एक टीम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका गोल कॉमन है तो वो एक ही टीम में रहकर एकजुट होकर मेहनत करते हैं। ठीक है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है संघर्षों में कमी, बेहतर संचार और समझ से विवादों का समाधान होता है। ठीक है, नेतृत्व विकास, अब इसमें क्या है, भविष्य के नेताओं को विकसित करने में सहायता मिलती है। हम भविष्य के जो नेता हैं उनको विकसित कर सकते हैं अगर हम उनको अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, अच्छे से हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो वो भी आगे चलकर लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिससे उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ आएगी। ठीक है, तो अगर पीपल मैनेजमेंट इफेक्टिव हो तो भविष्य के नेताओं को विकसित करने में, नेतृत्व विकास में सहायता होती है। ठीक है, बेहतर संचार जब हम करते हैं, बेहतर तरीके से जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो संघर्ष में कमी आती है, हम समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति की समस्या क्या है, उसके विवादों का हम समाधान कर पाते हैं। ठीक है, परिवर्तन प्रबंधन में सहायता मिलती है, संगठनात्मक बदलावों को सहजता से हम अपना पाते हैं। ठीक है, अगर पीपल मैनेजमेंट इफेक्टिव हो तो सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति, मतलब जो संगठन है उसमें लोगों को पॉजिटिव फील होता है, सकारात्मक महसूस होता है जब पीपल मैनेजमेंट अच्छे से हो तो विश्वास, सम्मान, सहयोग पर आधारित कार्य संस्कृति विकसित होती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को चरणों सहित समझाइए। मतलब कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, अच्छा डिसीजन कैसे लें, इसके स्टेप्स क्या है, ये इसमें हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती क्या है। निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या संगठन विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करता है ताकि किसी समस्या का समाधान किया जा सके या किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, ठीक है, या कोई नॉर्मल समस्या भी आ जाए, तो आपके पास कई विकल्प होते हैं कि आप या तो ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, कई विकल्प होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे बेहतर विकल्प चुनना अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो ही होती है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। जैसे जब आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर ली थी तो आपके पास भी विकल्प था कि या तो आप फोर्थ ईयर करें या आप स्किप कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दो विकल्प आपके सामने थे, आपने एक विकल्प जो आपको सबसे उपयुक्त लगा वो आपने चूज किया, चुना। ठीक है, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए एंड अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसे कोई व्यक्ति है वो बनना चाहता है डॉक्टर, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो उसके पास कई विकल्प है, वो या तो एमबीबीएस करे प्राइवेट से या वो नीट क्लियर करके गवर्नमेंट से तैयारी करे, एमबीबीएस करे। ठीक है, तो उसके पास कई विकल्प होते हैं, वो क्या करता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनता है, सबसे बेहतर विकल्प चुनता है। यही होती है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ये एक तार्किक, क्रमबद्ध और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हम तर्क सहित क्रम से सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और विचार करते हैं। ठीक है, तो ये एक विचारपूर्ण प्रक्रिया है। समस्या की पहचान से लेकर समाधान के चयन और क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया को निर्णय निर्माण कहते हैं।
ये जो प्रक्रिया होती है इसमें समस्या की पहचान की जाती है एंड समाधान का चयन किया जाता है, इसके लिए निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है ये समस्या की पहचान से लेकर समाधान के चयन तक की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एंड जो भी आपने विकल्प चुना है उसका फिर क्रियान्वयन करना भी इसमें शामिल होता है। उस जो भी आपने विकल्प को चुना है उसको रियल में अपनी लाइफ में उतारना। ठीक है, तो समस्या की पहचान की जाती है एंड उसका समाधान करने के लिए विकल्प चुने जाते हैं, इसके लिए हम निर्णय लेते हैं। निर्णय निर्माण के प्रमुख चरण क्या होते हैं? समस्या या अवसर की पहचान। सबसे पहले आपको समस्या या अवसर की पहचान करनी होती है। आपकी समस्या क्या है या आपको कौन सा अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको अवसर मिले किसी स्टेट में घूमने का। ठीक है, मान लीजिए आपको अवसर मिल गया है बनारस में जाने का। ठीक है, या आपको अवसर मिल गया है जम्मू कश्मीर जाने का। ठीक है, आपके कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो आपको अवसर दिया जा रहा है, तो आपको एक अच्छा निर्णय लेना होगा कि आपको जाना है या नहीं। आप सोच समझकर सभी विकल्पों को सोचकर आप एक बेहतर विकल्प चुनेंगे एंड उसका क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समस्या की पहचान की जाती है। जब आपको समस्या या अवसर पता होगा तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चरण होता है समस्या या अवसर की पहचान। निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों है ये स्पष्ट किया जाता है। समस्या की प्रकृति और सीमा को समझा जाता है। उदाहरण के लिए कार्य में देरी, कर्मचारियों का असंतोष, लागत बढ़ना। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है जानकारी का संग्रह। अब क्या किया जाता है? कलेक्शन किया जाता है इंफॉर्मेशन का। जानकारी का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जो भी समस्या है एंड उस समस्या से संबंधित जब आप तथ्य, आंकड़े और सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर उसको बाद में एनालाइज करते हैं आंकड़े इकट्ठे करने के बाद। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए आप आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विकल्पों की पहचान। समस्या के संभावित समाधानों की सूची बनाई जाती है कि इस समस्या के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। जितने अधिक विकल्प होंगे उतना बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, जितने ज्यादा विकल्प उतना बेहतर निर्णय हो सकता है। उसके बाद विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है। जो भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं, ठीक है, जैसे आपको विकल्प मिला था आप या तो फोर्थ ईयर करें या स्किप कर दें, तो आपने दोनों विकल्पों का विश्लेषण किया होगा कि अगर मैं फोर्थ ईयर करूंगा तो इससे ये फायदा होगा, नहीं करूंगा तो इससे ये फायदा होगा या ये नुकसान होगा। ठीक है, तो विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक विकल्प के लाभ, हानि, लागत और जोखिम का आकलन किया जाता है। इससे अगर मैं ये विकल्प चुनती हूँ या चुनता हूँ तो इससे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, कितनी लागत लगेगी, क्या क्या जोखिम इसमें आ सकते हैं। समय, संसाधन और संभाव्यता पर भी विचार किया जाता है। उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज किया जाता है। जो सबसे व्यवहारिक, प्रभावी और टिकाऊ विकल्प है वो चुना जाता है। संगठन के लक्ष्यों से मेल सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद निर्णय का क्रियान्वयन होता है। जो भी आपने निर्णय लिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, निर्णय का क्रियान्वयन होता है। चुने गए विकल्प को विभाग में लागू किया जाता है। जिम्मेदारी और समय सीमा तय की जाती है। आपने मान लीजिए निर्णय लिया कि आप फोर्थ ईयर करेंगे, आपने फोर्थ ईयर करने का विकल्प चुना। ठीक है, तो उस विकल्प को आप व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आप फोर्थ ईयर करने वाले हैं तो आपको पढ़ना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप वो जिम्मेदारियां तय करते हैं। ठीक है, कि आपको ये पढ़ना है। समय सीमा तय करते हैं, कितने समय में आपको ये चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप इंजीनियर बनेंगे या आप अगर डिसाइड करते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो भी उस चीज़ के लिए ज़रूरी है वो काम आप करेंगे। आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो आप समझेंगे और समय सीमा में उस चीज़ को पूरा करेंगे ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सिर्फ निर्णय लेना इनफ नहीं है, निर्णयों का क्रियान्वयन भी किया जाता है। उसके बाद निगरानी और नियंत्रण। निर्णय के प्रभावों पर नजर रखी जाती है कि हमने जो निर्णय लिया है इसका क्या प्रभाव पड़ा है।
आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। निर्णय की सफलता या असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। किस निर्णय से क्या सफलता मिली है, क्या असफलता मिली है। भविष्य के लिए निर्णयों के लिए सीख भी प्राप्त की जाती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रभावी निर्णय निर्माण की विशेषता क्या होती है। प्रभावी निर्णय निर्माण की विशेषता ये होती है कि प्रभावी निर्णय जो होते हैं ये तर्कसंगत होते हैं, तथ्य आधारित होते हैं। ठीक है, समयबद्ध होते हैं, मतलब टाइम बाउंड होते हैं, मतलब इसकी समय सीमा होती है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपने जो निर्णय लिया है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समयबद्ध होते हैं जो प्रभावी निर्णय होते हैं, कि निश्चित समय के बाद ही आपको वो परिणाम दे देते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्य उन्मुख होते हैं, गोल ओरिएंटेड, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, लचीले हो सकते हैं और व्यावहारिक होते हैं। ठीक है, प्रभावी निर्णय जो है वो लचीले होते हैं, उनमें लचीलापन होता है, आप चाहे तो उनमें थोड़े थोड़े शोध भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निर्णय निर्माण किसी भी संगठन की रीढ़ होता है। यदि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सही चरणों में और विवेकपूर्ण ढंग से अपनाई जाए तो यह समस्याओं को अवसर में बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि प्रभावी निर्णय निर्माण सफलता की कुंजी है, क्योंकि निर्णय निर्माण जो है अगर ये अच्छे से हो, विवेकपूर्ण ढंग से हो, तो ये समस्याओं को अवसर में बदल सकता है। हमारे जीवन में कोई समस्या आई तो उसको भी ये अवसर बना देता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत विकास योजना, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान क्या है। स्वयं के लिए पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाने और उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जो है ये एक व्यवस्थित आत्मविश्लेषण पर आधारित और लक्ष्य उन्मुख योजना होती है। ठीक है, व्यवस्थित होती है। आत्मविश्लेषण मतलब कि आपने पूरा विश्लेषण किया होता है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है, तो आत्मविश्लेषण पर आधारित होती है ये। आप पहले खुद को देखते हैं, अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही उसी आधार पर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक लक्ष्य उन्मुख योजना होती है, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए बनाई जाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, कौशल, ज्ञान और व्यवहार का आकलन करके अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार करता है। ठीक है, सरल शब्दों में देखें तो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान वह रोड मैप है जो ये बताता है कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। ठीक है, ये एक रोड मैप होता है एक तरीके का, अगर इजी वे में हम जाने तो। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान नाम से पता चल गया है, जो खुद के विकास के लिए हम योजना बनाते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान उससे कहा जाता है। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, मतलब मेरा गोल क्या है। जैसे आप अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से कुछ का गोल होगा कि वो टीचर बनना चाहते होंगे, कुछ का गोल होगा कि वो सीए बनना चाहते होंगे। ठीक है, तो आपका गोल कहाँ है वो इसमें आप देखते हैं, एंड अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे, क्या क्या निर्णय लेने होंगे, ये सब इसमें आप डिसाइड करते हैं, लिखते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, इससे आत्मविकास होता है, आत्म सुधार होता है। ठीक है, जब व्यक्ति को पता होगा कि मैं अभी यहाँ हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है, वो मेरा लक्ष्य है, एंड उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है, तो व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो खुद का सुधार करेगा, एंड इससे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, उसकी कौशल और दक्षताओं का भी विकास होगा, करियर प्रगति की योजना भी उसकी पूरी हो पाएगी, अपने करियर में भी वो आगे बढ़ पाएगा, आत्मविश्वास और प्रदर्शन में वृद्धि होगी। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति को मापने योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य है, कि हमारा जो गोल है उसको मापन योग्य बनाया जा सके, ताकि हम ये मेज़र कर सके कि अभी हम अपने गोल से कितना दूर हैं। ठीक है, एंड अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हमें अभी कितनी और मेहनत करनी है, ये सब इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। खुद के लिए हम पर्सनल डेवलपमेंट प्लान पीडीपी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला चरण जो है वो है आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले आपको अपना खुद का असेसमेंट करना होता है इसमें, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, कमजोरियाँ क्या क्या है, रुचि आपकी किस चीज़ में है। मान लीजिए आपकी रुचि हो पढ़ाने में और आप गोल सेट कर रहे हैं डॉक्टर बनना, तो वो भी सही नहीं है।
किसी की देख हम देख तो हम अपना गोल सेट नहीं करते। हमें पहले अपनी रुचि देखनी होती है, अपनी ताकत और कमजोरियां देखनी होती हैं, ठीक है। मूल्यों और आकांक्षाओं का विश्लेषण किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एंड खुद का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा विकास आवश्यकताओं की पहचान की जाती है कि अगर हमें अपना खुद का विकास करना है तो हमें कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो कि पूरी करनी होगी, ठीक है। किन कौशल और क्षमताओं में हमें सुधार करना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो कौन कौन सी क्षमताएं आपको खुद में विकसित करनी होगी, कौन से कौशल आपको खुद में विकसित करने होंगे, ये इसमें देखा जाता है। वर्तमान स्थिति और भविष्य के लक्ष्यों के बीच में अंतर को पहचाना जाता है कि हमारी अभी स्थिति क्या है एंड हमारा जो लक्ष्य है, जो हम भविष्य में अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, उस तक पहुंचने के लिए अभी कितना डिफरेंस बाकी है, ये इसमें सेट किया जाता है, देखा जाता है। लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, गोल सेट किए जाते हैं, ठीक है। अब गोल कैसे सेट किए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं स्मार्ट गोल्स। अब यहाँ पे ये जो स्मार्ट है ये एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है स्मार्ट की। ऐसे स्पेसिफिक, ऐसा गोल हो जो कि स्पेसिफिक हो, ठीक है, विशिष्ट हो। मेजरेबल, एम से मेजरेबल मतलब कि मापन योग्य होना चाहिए, ठीक है। एंड ए से अचीवेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जो आप अचीव कर सकें। अब आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको मंगल ग्रह पर घर खरीदना है, तो अगर आप ऐसा गोल सेट कर रहे हैं जबकि अभी आप खुद किराए के घर में रहते हैं मान लीजिए, एंड आप सपने देख रहे हैं मंगल ग्रह पर घर खरीदने के, ठीक है, तो ये क्या है, ये अचीवेबल नहीं हो सकता। तो अचीवेबल गोल सेट करना होता है, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए जिसको हम मेजर कर सके। रिलीवेंट होना चाहिए, आग मतलब रिलीवेंट, प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। आपका जो गोल है उसी से रिलेटेड आपको फिर प्लान बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बनना चाहते हैं टीचर एंड आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की, ठीक है, डॉक्टर की। तो रिलीवेंट होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं वो आपके गोल के लिए रिलीवेंट होना चाहिए। टाइम बाउंड मतलब कि आपको एक डेडलाइन सेट करनी है कि इतने टाइम में मुझे अपना गोल अचीव कर लेना है, ठीक है। अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे, टाइम बाउंड नहीं करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा एंड आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए टाइम बाउंड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 6 महीने में संचार कौशल में सुधार करना, ये एक गोल हो सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें टाइम बाउंडेशन भी आ गई कि आपको 6 महीने के अंदर करना है, ठीक है। संचार कौशल में सुधार करना है, संचार कौशल मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये स्पेसिफिक भी है, आपको पता है कि आपको किस में सुधार करना है, संचार कौशल में, तो स्पेसिफिक भी है। मेजरेबल भी, आप मेजर कर सकते हैं कि आपका संचार कौशल कितना सुधरा, कितना नहीं सुधरा, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई या नहीं, ठीक है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये रिलीवेंट भी है, अचीवेबल भी है, आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इस तरीके से ये उदाहरण था एक स्मार्ट गोल्स का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्य योजना बनाना। अब आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको कार्य योजना बनानी होती है, एक्शन प्लान, कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी आवश्यक गतिविधियां करेंगे। अगर आपको टीचर बनना है तो आप क्या करेंगे, B.Ed करेंगे या PhD करेंगे, नेट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी गतिविधियां करनी है आप उसकी योजना बनाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अभ्यास, ये सब इसमें शामिल है। समय सीमा और संसाधन निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रियान्वयन। निर्धारित योजना को व्यवहार में लागू करना इसमें शामिल है। जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है, योजना बनाई है, कार्य योजना, इसको आप व्यवहार में लागू करते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको टीचर बनना है तो आपको B.Ed करनी होगी, तो ये आपने योजना बनाई कि आप B.Ed करेंगे। अब क्रियान्वयन में आप एक्चुअल में B.Ed के कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है, व्यवहार में उसको लागू करेंगे, B.Ed करेंगे रियल में, ठीक है, नियमित अभ्यास करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, मतलब रेगुलर क्लासेस लेंगे एंड डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं PDP का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या है। वो ऊपर हमने देखे कि कैसे हम पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, ये प्रक्रिया थी, आपको ये स्टेप्स है जो कि करने होते हैं फॉलो। अब हम देखते हैं कि इसका मूल्यांकन कैसे करें। हमने पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है ये अच्छा है या नहीं, इसका मूल्यांकन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको प्रगति की निगरानी करनी है,
समय समय पर देखना है कि आपकी कितनी प्रगति हो गई है, कितना आपके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है। चेकलिस्ट या डायरी का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है, आपको अपने सहकर्मियों, शिक्षकों या वरिष्ठों से फीडबैक लेना है। 360 डिग्री फीडबैक का उपयोग आप कर सकते हैं अगर संभव हो तो। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब होता है कि आप खुद का तो असेसमेंट कर ही गए हैं कि मेरे अंदर कितना सुधार हुआ या कितना नहीं, या मुझे कितना सुधार और करने की ज़रूरत है अपने अंदर। आप सेल्फ असेसमेंट तो कर ही गए हैं, साथ ही साथ आपके जो आसपास के लोग हैं आप उनसे भी पूछ गए हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से पूछ गए हैं, अपने फैमिली मेम्बर से पूछ गए हैं, ठीक है। खुद के बारे में फीडबैक ले गए हैं, ठीक है। अपने आसपास के सभी लोगों से पूछ गए हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की हेल्प ले गए हैं, तो वो होता है 360 डिग्री फीडबैक, ठीक है। मूल्यांकन और सुधार, इसमें आप क्या करते हैं, लक्ष्य कितने पूरे हुए इसका विश्लेषण करते हैं, योजना में क्या संशोधन ज़रूरी है इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है, कौशल, व्यवहार और प्रदर्शन में हुए सुधार का आकलन किया जाता है, एंड अगली पीडीपी के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते हैं। जब आपका एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो दूसरा लक्ष्य पूरा करने के लिए, दूसरा लक्ष्य अचीव करने के लिए नया पीडीपी बनाया जाता है। आइए अब देखते हैं पीडीपी के लाभ क्या है। तो ये आत्म जागरूकता में वृद्धि करता है, व्यक्ति जो है वो जागरूक होता है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। व्यक्ति जो है वो निरंतर सीख पाता है कुछ नया। करियर विकास में स्पष्टता आती है, आपका जो करियर है वो डेवलप होता है, ठीक है। बेहतर समय और संसाधन प्रबंधन हो पाता है। बेहतर समय और संसाधन प्रबंधन का मतलब क्या है, व्यक्ति जो है वो बेहतर तरीके से अपने समय को यूटिलाइज कर पाता है, उसका समय वेस्ट नहीं होता, ठीक है। संसाधनों का वो बेहतर उपयोग कर पाता है, अपने करियर में विकास कर पाता है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और मजबूत होती है, ठीक है। आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि होती है। आइए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। पीडीपी निरंतर विकास की प्रक्रिया है, ना कि एक बार की गतिविधि। जो व्यक्ति नियमित रूप से पीडीपी बनाता है, लागू करता है और उसका मूल्यांकन करता है, वो तेजी से बदलते व्यक्तिगत और व्यावसायिक परिवेश में स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखता है, ठीक है। व्यक्तिगत विकास योजना जो है, इससे निरंतर व्यक्ति का विकास होता रहता है। ये व्यक्ति को तेजी से बदलते व्यक्तिगत और व्यावसायिक परिवेश में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। व्यक्ति अपने आप का डेवलपमेंट कर पाता है अच्छे से। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें हमको एक डिफरेंस बताना है पीपल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। आइए देखते हैं। पीपल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों ही संगठन में लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनका दृष्टिकोण, उद्देश्य और कार्यशैली अलग अलग होती है। पीपल मैनेजमेंट जो इसमें क्या होता है, ये लोगों को व्यक्ति के रूप में समझने पर केंद्रित है, कि लोगों को एक व्यक्ति के रूप में देखो, हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की भावना समझो, ठीक है। ये कर्मचारियों की भावनाओं, व्यवहार, प्रेरणा और संबंधों को महत्व देता है। इसका उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करके बेहतर प्रदर्शन करवाना, कि लोग मोटिवेट हों और बेहतर प्रदर्शन करें, ठीक है। क्योंकि लोग अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से प्रदर्शन करेंगे, अच्छे से एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो फ़ायदा तो फर्म को ही होगा, ठीक है, कंपनी को ही होगा। तो ये इसका उद्देश्य है। यह नेतृत्व, संचार और टीम वर्क पर अधिक बल देता है। ये किस पे फोकस करता है, नेतृत्व पर, कि लोगों को अच्छे से लीड करना है, अच्छे से उनकी लीडरशिप करनी है, अच्छे से उनसे बातचीत करनी है और टीम वर्क क्रिएट करना है, ठीक है। टीम में लोग अच्छे से काम करते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, एंड इससे काम जो है वो जल्दी भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये नेतृत्व, संचार और टीम वर्क पर अधिक बल देता है। पीपल मैनेजमेंट एक निरंतर और मानवीय प्रक्रिया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये कर्मचारियों को संगठन के साधन के रूप में देखता है, ठीक है, संसाधन के रूप में। ये क्या बोलता है कि कर्मचारी जो है ये एक रिसोर्स है संगठन के लिए, ठीक है, संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन के बिना किसी भी संसाधन का लाभ नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। मान लीजिए सब कुछ है लेकिन मानव नहीं है, तो वो मशीन कौन चलाएगा जो कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। जैसे मशीनीकरण तो हो गया था, लेकिन मशीनीकरण होने के बाद भी सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाया गया था,
क्योंकि मशीन चलाने के लिए तो कोई चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए तो कोई होना चाहिए, तो इसलिए कर्मचारी जो है वो भी एक संसाधन होते हैं संगठन के लिए। HRM का फोकस होता है नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं पर। इसका उद्देश्य है मानव संसाधनों का कुशल उपयोग करना। मानव संसाधन जो है उसका बेस्ट यूज़ करना, कुशल उपयोग करना। इसमें भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, वेतन, मूल्यांकन जैसे प्रशासनिक कार्य शामिल होते हैं। HRM एक संरचित और औपचारिक प्रणाली है, ठीक है, ये एक संरचित और औपचारिक प्रणाली होती है, ठीक है। समकालीन संगठनों में दोनों का संबंध है। आज के संगठन में पीपल मैनेजमेंट और HRM परस्पर पूरक है, ठीक है, दोनों मिलकर संगठन का विकास करते हैं। HRM ढांचा और प्रणाली देता है, पीपल मैनेजमेंट आत्मा और संस्कृति प्रदान करता है, ठीक है। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। HRM जो है ये संगठन को चलाने की व्यवस्था करता है, ठीक है, संगठन को चलाता है। वहीं पीपल मैनेजमेंट जो है संगठन को जीवंत बनाता है। आधुनिक संगठनों की विफलता के लिए दोनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। अगर हम आधुनिक संगठनों को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें दोनों का संतुलित उपयोग करना होगा, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि HRM क्या करना है बताता है, जबकि पीपल मैनेजमेंट कैसे और किसके साथ करना है ये सिखाता है, ठीक है। HRM बताता है कि हमें क्या करना है, पीपल मैनेजमेंट बताता है कि हमें कैसे करना है, किसके साथ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने सोचा तो ये था कि हम चारों यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बट फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो अभी हमने कर लिए हैं। अब यूनिट 3 एंड यूनिट 4 बची है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं या जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 भी जल्दी लेके आएंगे। पार्ट 2 में हम यूनिट 3 और यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। तब तक आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू।